हाथी और दर्जी की कहानी। एक गांव में एक दर्जी रहता था। वह नेक दिल, दयालु और मिलनसार था। सभी गांव वाले अपने कपड़े उसी को सीने दिया करते थे। एक दिन दर्जी की दुकान में एक हाथी आया। वह भूखा था। दर्जी ने उसे केला खिलाया। उस दिन के बाद से हाथी रोज दर्जी की दुकान में आने लग गया। दयालु दर्जी उसे रोज केला खिलाता। बदले में हाथी कई बार उसे अपनी पीठ पर बिठाकर सैर पर ले जाता। दोनों की घनिष्ठता देख गांव वाले भी हैरान थे। एक दिन दर्जी को किसी काम से बाहर जाना पड़ा। उसने अपने बेटे को दुकान पर बिठा दिया। जाते जाते वह उसे केला देते हुए कहा कि हाथी आए तो उसे खिला देना। दर्जी का बेटा बड़ा शरारती था। दर्जी के जाते ही उसने केला खुद खा लिया। जब हाथी आया तो उसके शैतानी दिमाग में एक शरारत सूझी। उसने एक सुई ली और उसे अपने पीछे छुपाकर हाथी के पास गया। हाथी ने समझा कि वह केला देने के लिए आया है, इसलिए अपनी सूंड आगे बढ़ा दी। उसके सूंड बढ़ाते ही दर्जी के बेटे ने उसे सुई चुभो दी। हाथी दर्द से बिलबिला उठा। ये देखकर दर्जी के लड़के को बड़ा मजा आया और वह ताली बजाकर खुश होने लगा। दर्द से बिलबिलाता हाथी गांव की नदी की ओर भागा। वहां जाकर उसने अपनी सूंड पानी में डाल दी। कुछ देर नदी के शीतल जल में रहकर उसे राहत महसूस हुई। उसे दर्जी के लड़के पर बड़ा गुस्सा आ रहा था। उसने उसे सबक सिखाने की ठानी और अपनी सूंड में कीचड़ भरकर दर्जी की दुकान की तरफ बढ़ा। दर्जी के लड़के ने जब फिर से हाथी को आते देखा तो सुई लेकर बाहर आ गया। वह हाथी के पास आते ही उसे सुई चुभोने के लिए आगे बढ़ा, मगर हाथी ने सूंड में भरा सारा कीचड़ उस पर उड़ेल दिया। लड़का दुकान के दरवाजे के सामने खड़ा था। वह ऊपर से नीचे तक कीचड़ में लथपथ हो गया। दुकान के अंदर भी छिटक गया और लोगों द्वारा दिए गए कपड़े भी गंदे हो गए। उसी समय दर्जी भी अपना काम निपटाकर दुकान वापस आया। वहाँ की ये हालत देखकर उसे कुछ समझ नहीं आया। उसने अपने बेटे से पूछा तो बेटे ने सारी बात बता दी। दर्जी ने बेटे को समझाया कि तुमने हाथी के साथ बुरा व्यवहार किया है, इसलिए उसने भी तुम्हारे साथ वैसा ही व्यवहार किया है। जैसा व्यवहार करोगे वैसा ही पाओगे। आज के बाद किसी के साथ बुरा मत करना। फिर दर्जी ने हाथी के पास जाकर उसकी पीठ सहलाई और उससे केला खिलाया। हाथी खुश हो गया। दर्जी के बेटे ने भी उसे केले खिलाए, जिससे हाथी और उसकी दोस्ती हो गई। उस दिन के बाद से हाथी दर्जी के बेटे को भी अपने पीठ पर बिठाकर घुमाने लगा। अब दर्जी के बेटे ने शरारत छोड़ दी और सबसे अच्छा व्यवहार करने लगा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। जैसा व्यवहार दूसरों से चाहते हो वैसा व्यवहार दूसरों के साथ करो। बुरे काम का बुरा नतीजा होता है। कौवे और मोर की कहानी। जंगल में रहने वाला काला कौवा न अपने रूप रंग से संतुष्ट था, न ही अपनी बिरादरी से। वह मोर जैसा सुंदर बनना चाहता था। जब वह दूसरे कौवों से मिलता तो कौवों के रूप रंग की बुराई कर अपनी किस्मत को कोसता कि उसने कौवा बनकर इस धरती पर क्यों जन्म लिया। साथ ही कौवे उसे समझाते कि जैसा रूप रंग मिला है उसके साथ संतुष्ट रहो, पर वह किसी की बात नहीं मानता और उनसे लड़ता। एक दिन कौवे को एक स्थान पर बिखरे हुए ढेर सारे मोर के पंख दिखाई पड़े। उसने सारे मोर पंख उठाकर अपनी पूंछ में बांध लिए और सोचने लगा कि अब वह भी मोर बन गया है और उसे कौवों की बिरादरी छोड़कर मोरों की बिरादरी में शामिल हो जाना चाहिए। वह तुरंत अपने समूह के सरदार के पास गया और अकड़कर बोला, सरदार, जैसा कि आप देख रहे हो मैं अब मोर बन गया हूँ, इसलिए आपको बताने आया हूँ
कि मैं कौवों की बिरादरी छोड़कर मोरों की बिरादरी में जा रहा हूँ। कौवा का सरदार उसकी इस गुस्ताखी पर चकित रह गया। वह कुछ नहीं बोला, बस उस कौवे को जाता हुआ देखता रहा। कौवा मोरों के पास पहुंचा, यह साबित करने के लिए कि वह भी मोर बन गया है। वह उनके सामने अपनी पूंछ दिखा दिखा कर घूमने लगा। उसकी सोच थी कि वह मोरों से भी सुंदर दिखाई दे रहा है, इसलिए उसे मोर अपनी बिरादरी में शामिल होने जरूर बुलाएंगे। मोरों ने जब उसे मोर पंख अपनी पूंछ में बांधकर घूमते हुए देखा तो उस पर खूब हंसे। फिर उन्होंने सोचा कि आज इस कौवे का मोर बनने का भूत उतारते हैं। उसके बाद उन्होंने मिलकर कौवे की बहुत धुनाई की। कौवा जान बचाकर भागा और अपने समूह के सरदार के पास पहुंचा। वह उनसे बोला, सरदार, मोरों ने मुझे बहुत मारा है। अब मैं उनके बीच कभी नहीं जाऊंगा। मैं यहीं अपनी बिरादरी में रहूंगा। कौवे के सरदार को उसकी अकड़ याद थी। वह सोचने लगा, बहुत अकड़ रहा था तू, अभी तेरी अकड़ भी उतारता हूँ और सबक भी सिखाता हूँ। उसने अपने साथियों को बुलाया और सबने मिलकर उस कौवे को मार मार कर अधमरा कर दिया। कौवे का सरदार बोला, तुझ जैसे कौवे की हमारे समूह को आवश्यकता नहीं है। भाग जा यहाँ से और कभी लौट कर मत आना। बेचारा कौवा न मोर की बिरादरी में शामिल हो पाया, न अपनी बिरादरी में रह पाया। मरम्मत हुई सो अलग। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, हमने जैसे रूप रंग के साथ जन्म लिया है, जिस परिवार और परिवेश में जन्म लिया है, उसका सम्मान करना चाहिए। शेर और बंदर की कहानी। एक जंगल में एक शेर रहता था। वह जंगल का राजा था और बड़ा शक्तिशाली था। सारे जानवर भय के कारण उसका गुणगान किया करते थे। उसी जंगल में एक बुद्धिमान बंदर रहता था। वो शेर से डरता नहीं था और व्यर्थ में उसकी गुणगान नहीं करता था। शेर को यह बात बुरी लगती थी। एक बार उसने बंदर को बुलाया और कहा, जंगल के सारे जानवर मेरी प्रशंसा करते हैं, तुम नहीं करते, ऐसा क्यों? मैं किस बात पर आपकी प्रशंसा करूं? मैं बलशाली हूं, जंगल के सारे जानवर मुझसे डरते हैं, शेर ने बोला। वनराज, मैं बल को नहीं, बुद्धि को श्रेष्ठ मानता हूं, इसलिए मात्र बल के कारण मैं आपका गुणगान नहीं करूंगा, बंदर ने बोला। यह बात शेर को बुरी लगी और दोनों में विवाद हो गया। विवाद का विषय था, बुद्धि श्रेष्ठ है या बल। शेर की दृष्टि में बल श्रेष्ठ था, किंतु बंदर की दृष्टि में बुद्धि। दोनों के अपने अपने तर्क थे। अपने तर्क देकर वे एक दूसरे के सामने स्वयं को सही सिद्ध करने में लगे हुए थे। बंदर बोला, शेर महाराज, बुद्धि ही श्रेष्ठ है। बुद्धि से संसार का हर कार्य संभव है, चाहे वह कितना ही कठिन क्यों न हो। बुद्धि से हर समस्या का निदान संभव है, चाहे वह कितना ही विकट क्यों न हो। मैं बुद्धिमान हूँ और मैं अपनी बुद्धि का प्रयोग कर किसी भी मुसीबत से आसानी से निकल सकता हूँ। कृपया यह मान लीजिए आप। बंदर का तर्क सुन शेर भड़क गया और बोला, चुप कर बंदर, तू बल और बुद्धि की तुलना कर बुद्धि को श्रेष्ठ बता रहा है। बल के आगे किसी का जोर नहीं चलता। मैं बलवान हूँ और तेरी बुद्धि मेरे बल के सामने कुछ भी नहीं है। मैं चाहूँ तो इसी क्षण इसका प्रयोग कर तेरे प्राण ले सकता हूँ। बंदर कुछ क्षण शांत रहा और बोला, महाराज, मैं अभी तो जा रहा हूँ, किंतु मेरा यही मानना है कि बुद्धि बल से श्रेष्ठ है। एक दिन मैं आपको ये प्रमाणित करके दिखाऊंगा। मैं अपनी बुद्धि से बल को हरा दूंगा। शेर ने बोला, मैं उस दिन की प्रतीक्षा करूंगा जब तुम ऐसा कर दिखाओगे। उस दिन मैं अवश्य तुम्हारी इस बात को स्वीकार करूंगा कि बुद्धि बल से श्रेष्ठ है, किंतु तब तक कतई नहीं। इस बात को कई दिन बीत गए। बंदर और शेर का आमना सामना भी नहीं हुआ। एक दिन शेर जंगल में शिकार कर अपनी गुफा की ओर लौट रहा था।
अचानक वह पत्तों से ढके एक गड्ढे में जा गिरा। उसके पैर में चोट लग गई। किसी तरह वह गड्ढे से बाहर निकला तो पाया कि एक शिकारी उसके सामने बंदूक ताने खड़ा है। शेर घायल था। ऐसी अवस्था में वह शिकारी का सामना करने में असमर्थ। तभी अचानक कहीं से शिकारी पर पत्थर बरसने लगे। शिकारी हड़बड़ा गया। इसके पहले कि वह कुछ समझ पाता, एक पत्थर उसके सिर पर आकर पड़ा। वह दर्द से तिलमिला उठा और अपने प्राण बचाने वहां से भाग गया। शेर भी चकित था कि शिकारी पर पत्थरों से हमला किसने किया और किसने उसके प्राणों की रक्षा की। वह इधर उधर देखते हुए ये सोच रहा था कि सामने एक पेड़ पर बैठे बंदर की आवाज आई। महाराज, आज आपके बल को क्या हुआ? इतने बलवान होते हुए भी आज आपकी जान पर बनाई। बंदर को देख शेर ने पूछा, तुम यहाँ कैसे? बंदर ने बोला, महाराज, कई दिनों से मेरी उस शिकारी पर नजर थी। एक दिन मैंने उसे गड्ढा खोदते हुए देखा तो समझ गया कि वह आपका शिकार करने की फिराक में है। इसलिए मैंने थोड़ी बुद्धि लगाई और ढेर सारे पत्थर इस पेड़ पर एकत्रित कर लिए ताकि आवश्यकता पड़ने पर इनका प्रयोग शिकारी के विरुद्ध कर सकूं। बंदर ने शेर के प्राणों की रक्षा की थी। वह उसके प्रति कृतज्ञ था। उसने उसे धन्यवाद दिया। उसे अपने और बंदर के मध्य हुआ विवाद भी स्मरण हो गया। वह बोला, बंदर भाई, आज तुमने सिद्ध कर दिया कि बुद्धि बल से श्रेष्ठ होती है। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैं समझ गया हूँ कि बल हर समय और हर परिस्थिति में एक सा नहीं रहता, लेकिन बुद्धि हर समय और हर परिस्थिति में साथ रहती है। बंदर ने उत्तर दिया, महाराज, मुझे प्रसन्नता है कि आप इस बात को समझ गए। आज की घटना पर ध्यान दीजिए। शिकारी आपसे बल में कम था, किंतु बावजूद उसके उसने अपनी बुद्धि से आप पर नियंत्रण पा लिया। उसी प्रकार मैं शिकारी से बल में कम था, किंतु बुद्धि का प्रयोग कर मैंने उसे डराकर भगा दिया। इसीलिए कहते हैं कि बुद्धि बल से श्रेष्ठ होती है। आसमान गिर रहा है। बहुत समय पहले की बात है। एक जंगल में एक डरपोक खरगोश रहता था। एक दिन वह देवदार के पेड़ के नीचे सो रहा था कि अचानक एक फल उसके सिर पर आ गिरा। डरपोक खरगोश की नींद खुल गई। वह सोचने लगा कि ये क्या हुआ, क्या गिरा मेरे सिर पर? कहीं आसमान तो नहीं गिर रहा? दिमाग में ये सोच आते ही वह डर गया और फिर क्या, वह भागने लगा। वह बेतहाशा भागा चला जा रहा था। उसे इस तरह भागते हुए जब हाथी ने देखा तो हाथी ने पूछा, अरे भाई खरगोश, क्या हुआ? ऐसे क्यों भागे जा रहे हो? खरगोश हाँफते हुए बोला, भागो भागो, आसमान गिर रहा है। खरगोश की बात सुनकर हाथी भी डर गया। वह भी उसके पीछे पीछे भागने लगा। कुछ देर बाद उसकी मुलाकात गेंडे से हुई। गेंडे ने भागने का कारण पूछा तो हाथी ने खरगोश से सुनी बात दोहरा दी, भागो भागो, आसमान गिर रहा है। ये सुनकर गेंडा भी डर गया और उनके पीछे हो लिया। अब जो भी उन्हें मिलता, आसमान गिर रहा है सुनकर उनके पीछे भागने लगता। खरगोश के पीछे हाथी, हाथी के पीछे गेंडा, गेंडे के पीछे भालू और भालू के पीछे चीता, और ऐसे ही जंगल के ढेर सारे जानवरों की कतार लग गई। सब बेतहाशा भागे जा रहे थे। इतने सारे जानवरों को इस तरह भागते हुए जब जंगल में टहल रही लोमड़ी ने देखा तो चकित रह गई। उसने कतार में लगे भालू से पूछा, क्या हुआ भाई, तुम सब ऐसे क्यों भागे जा रहे हो? भागो भागो, आसमान गिर रहा है, भालू ने चिल्लाया। ये सुनकर लोमड़ी अचरज में पड़ गई कि ऐसा भी कहीं होता है। उसने सारे जानवरों को रोका और बोली, इस तरह भागने से किसी समस्या का हल नहीं निकलेगा। चलो जंगल के राजा शेर के पास चलते हैं। सब लोमड़ी के पीछे हो लिए। थोड़ी ही देर में सारे जानवर शेर के सामने खड़े थे। लोमड़ी ने शेर को सारी बात बताई। ध्यान से सारी बात सुनने के बाद
शेर ने पूछा, सबसे पहले किसने आसमान गिरते हुए देखा? सबने खरगोश की तरफ इशारा किया। शेर ने खरगोश से पूछा, तुमने कहाँ देखा कि आसमान गिर रहा है? वनराज, मैं देवदार के पेड़ के नीचे सो रहा था कि तभी मेरे ऊपर आसमान का एक छोटा टुकड़ा गिरा और मैं भागने लगा और सबको बताने लगा। वनराज, हम सबको भागना चाहिए, कहीं पूरा आसमान गिर गया तो हम सबका क्या होगा? खरगोश की बात सुनकर शेर को कुछ संदेह हुआ। उसने लोमड़ी से कुछ चर्चा की, फिर सारे जानवरों को लेकर उसी देवदार के पेड़ के पास आया जहां खरगोश सोया था। वहां देवदार का फल गिरा देख उसे सारा माजरा समझ आ गया। वह फल उठाकर शेर बोला, तो ये है आसमान? सारे जानवर समझ गए कि डरपोक खरगोश देवदार का फल गिरने पर सोचने लगा कि आसमान गिर रहा है। सब हंसने लगे। खरगोश बहुत शर्मिंदा हुआ। शेर ने खरगोश को समझाया कि इस तरह की अफवाह न फैलाएं। उसने सारे जानवरों को भी समझाया कि बिना सोचे समझे किसी की बात पर यकीन न करें। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि बिना सोचे समझे अफवाहें न फैलाएं, किसी की बात पर बिना सोचे समझे विश्वास न करें। चतुर पत्नी। गंगा के तट पर सोनपुर नामक एक गांव था। कई सालों से नदी में आई बाढ़ के कारण उस गांव के लोगों की फसलें बह जाया करती थी। लोग बहुत परेशान थे, किंतु उसी गांव में रहने वाले एक गरीब किसान भोला की फसल तो पूरी ही नष्ट हो जाया करती थी। उसके जो भी खेत थे सभी गंगा से सटे हुए थे। गरीब भोला को पेट भरने के लिए दूसरों के खेतों में काम करना पड़ता था। भोला की पत्नी बहुत ही चतुर थी। वह भी किसी न किसी प्रकार उसकी मदद करती थी। एक दिन भोला ने गंगा मैया से मनौती मांगी, हे गंगा मैया, अगर इस बार हमारी फसल बाढ़ से बच गई तो मैं स्वेच्छा से कोई वस्तु आपको अर्पण करूँगा। गंगा मैया को इस गरीब किसान पर दया आ गई। इस बार भी बाढ़ आई पर भोला के खेत की फसल को कोई नुकसान नहीं हुआ। ऊपर से इस बार भोला को फायदा ही हुआ कि बाढ़ ने अपने साथ उपजाऊ मिट्टी लाकर उसके खेत में भर दी। भोला की खुशी का ठिकाना न रहा। पूरे गांव में सबसे अच्छी फसल उसी की हुई थी। फसल पक चुकने के बाद भोला को जब गंगा मैया से मांगी अपनी मनौती याद आई तो वह उदास हो गया। वह सोचने लगा कि अब मुफ्त में गंगा मैया को कुछ वस्तु अर्पण करनी पड़ेगी। यही सोच सोचकर वह उदास रहने लगा। एक बार भोला अपने रिश्तेदार के यहाँ मिलने गया और आते समय एक लाठी लेता आया। अपने घर में लाठी देख भोला की पत्नी को एक उपाय सूझा। उसने अपने पति से कहा, हमारे यहाँ इस लाठी का क्या काम? आप जाकर स्वेच्छा से इस लाठी को गंगा मैया को अर्पण कर दीजिए, आपकी मनौती भी पूरी हो जाएगी। भोला को भी यह बात जच गई। वह लाठी लेकर गंगा के किनारे गया और बोला, हे गंगा मैया, मैं स्वेच्छा से यह लाठी आपको अर्पण करता हूँ, इसे स्वीकार करें। और लाठी को गंगा में बहा दिया। भोला की इस नियत से गंगा मैया बहुत नाराज हुई और एक रात सपने में भोला से बोली, हे लोभी किसान, तूने मुझे एकमात्र लाठी अर्पण कर मेरा अपमान किया है, इसलिए अगली बार तुम जब फसल काटोगे तो वह एक टोकरी से न अधिक होगी और न ही कम। ऐसी बात सुनकर भोला पूरी तरह घबरा गया। उसे अपने किए पर बहुत पछतावा हो रहा था। यह बात उसने अपनी पत्नी को बताई तो वह भी घबरा गई, किंतु फिर उसने कोई उपाय निकालने की सोची। अगली बार फसल काटने का समय हो गया तो भोला की पत्नी ने
अपने पति से एक बहुत बड़ा गड्ढा खोदने को कहा। भोला ने मजदूर लगाकर जमीन के अंदर एक बड़ा गड्ढा खुदवाया। फिर भोला की पत्नी ने एक ऐसी टोकरी बनवाई जिसकी नीची तली नहीं थी। भोला की पत्नी उस छेद वाली टोकरी को गड्ढे के ऊपर पकड़कर बैठे। भोला फसल काट कर लाता और उस टोकरी में डाल देता। टोकरी क्योंकि बिना तले की थी इसलिए उसमें एक भी दाना न रुकता और सब अनाज जाकर गड्ढे में गिर जाता। बार बार फसल काट कर भोला लाता और टोकरी में डाल देता, किंतु टोकरी खाली की खाली ही रहती। खेतों से काटा गया सारा अनाज उस गड्ढे में समा गया, पर गड्ढा अभी भी आधे से अधिक खाली था। भोला की पत्नी भोला से बोली, अब गंगा मैया को बुलाकर अपने वायदे के अनुसार इस टोकरी को भरने को कहो। भोला ने गंगा मैया को पुकारा। गंगा मैया प्रकट हो गई। भोला ने कहा, हे गंगा मैया, मैंने तो अपना वादा पूरा कर दिया था, अब आप भी अपना वादा पूरा कीजिए। गंगा मैया यह सुनकर उसकी चतुराई पर मन ही मन मुस्कुराई। फिर अपने वादे के अनुसार भोला के गड्ढे सहित टोकरी को भी अनाज से भर दिया। गंगा मैया जाते हुए यह भी वरदान दे गई कि इस गांव में अब कभी भी बाढ़ का प्रकोप नहीं होगा। तब से उस गांव में फिर कभी बाढ़ नहीं आई। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक गरीब लड़का अलादीन रहता था। वह अपने माता पिता के साथ एक छोटे से झोपड़ी में रहता था। अलादीन बहुत ही खुशमिजाज और सर्दी गर्मी की समस्याओं से परेशान था। एक दिन अलादीन अपने दोस्त के साथ जंगल में घूम रहा था। वह जंगल में एक रहस्यमय गुफा देखता है। उसका दोस्त उसे दरवाजे को खोलने के लिए कहता है, लेकिन उसे खोलने का कोई तरीका नहीं मिलता। तभी एक बूढ़ी औरत वहां से गुजरती है और उसे देखकर कहती है, हे लड़के, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? इस गुफा के अंदर कारोबारी जादूगर का जादू का चिराग है। जो उसे पा सकता है वह हर मनचाही मुराद पूरी कर सकता है। अलादीन को यह सुनकर बहुत खुशी हुई और वह जादू के चिराग को पाने के लिए गुफा में दौड़ता है। उसे दरवाजे को खोलने के लिए वह उसी बूढ़ी औरत से कहता है, आप कृपया उस जादूगर के चिराग को मेरे पास देने की कृपा करें। बूढ़ी औरत हंसते हुए कहती है, तुम जब उस जादूगर के चिराग को पकड़ोगे तब तुम्हें जो कुछ चाहिए वह सिर्फ और सिर्फ सच्चे दिल से मांगो। अलादीन गुफा के अंदर जाता है और वहां पहुंचकर वह जादूगर के चिराग को पकड़ता है। जैसे ही उसने चिराग को हाथ में लिया, वह एक सुंदर जिन्न उबली हुई धुएं के रूप में प्रकट होती है। जिन्न ने अलादीन से पूछा, तू मुझे कौन सी मुराद पूरी करना चाहता है? अलादीन ने देखा कि जिन्न को उसे अपनी प्रिया राजकुमारी से मिलने की इच्छा है। तब उसने जिन्न से कहा, मेरी यही इच्छा है कि मुझे राजकुमारी से मिलने का अवसर मिले और हम साथ में खुशी खुशी रहें। जिन्न ने अलादीन की मुराद पूरी की और अलादीन को राजकुमारी से मिलने का अवसर मिला। वे दोनों एक दूसरे के प्यार में खो गए और उनकी जिंदगी खुशियों से भर गई। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमेशा सच्ची मनोकामनाएं मांगनी चाहिए और अपने दिल की सुनना चाहिए। सिर्फ धन और सामरिक वस्त्र के चक्कर में नहीं चलना चाहिए, बल्कि अपने प्रियजनों और खुद की संतुष्टि को प्राथमिकता देनी चाहिए। पुराने जमाने की बात है। एक छोटे से गांव में एक नन्हा सा लड़का छोटू रहता था। छोटू बहुत ही निकम्मा और डरपोक था। वह हमेशा अपने घर के बगीचे में खेलता था और दूसरे बच्चों से दूर रहता था। एक दिन गांव के लोग एक विशालकाय दिनासुर के आगमन की खबर सुनकर भयभीत हो गए। वे जानते थे कि यह दिनासुर पहले से ही उनके गांव के आसपास घूमता रहता है। वहां के लोग उसके भय की वजह से अपने घरों में छिप जाते थे। छोटू भी दिनासुर से बहुत डरता था, लेकिन उसके दिल में एक छोटी सी ख्वाहिश थी कि वह भी इतना शक्तिशाली हो जाए कि उसे किसी भी दुश्मन से नहीं डरना पड़े। एक दिन जब दिनासुर गांव के पास से गुजर रहा था, छोटू ने निश्चय किया कि वह अपने डर को पार करके उससे लड़ी ढेगा। वह अपने दोस्त बिल्लू से बात करके एक प्लान बनाया। छोटू और बिल्लू दिनासुर के पीछे चलने लगे। जब दिनासुर थोड़ा धीरे हो गया, तब छोटू उसे पीछे से जबरदस्ती गिराकर उसके पेट में से एक चाबी निकाल ली। बिल्लू और छोटू वहां से भाग गए और दिनासुर पास वाले जंगल में बंद हो गया। वह दरवाजे को खोलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन चाबी न होने के कारण उसे यह काम नहीं हो रहा था।
छोटू और बिल्लू वहां से वापस आए और उन्होंने देखा कि दिनासुर बंद था। उन्होंने जोरदार ठहाके मारे और बहुत खुश हुए। अगले दिन छोटू और बिल्लू वापस गांव के पास गए। लोग देखकर चकित रह गए और पूछा, यह कैसे हो गया कि तुम दिनासुर को जंगल में बंद कर दिए? छोटू ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने अपने आप को शक्तिशाली बनाया है। मैंने उसकी चाबी छीन ली और उसे जंगल के जेल में बंद कर दिया। अब मुझे किसी भी दुश्मन से डरने की जरूरत नहीं है। सब लोग छोटू के बहादुरी को देखकर आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने उसे बधाई दी और कहा, छोटू, तुमने सच में बहादुरी दिखाई है। तुमने अपने डर को हराकर अपनी शक्ति को पहचाना है। छोटू और बिल्लू खुशी खुशी घर लौट आए। उनके दोस्त और परिवार वाले गर्व से उनकी तारीफ करते रहे। छोटू जान गया कि आपके अंदर की शक्ति को पहचानने और डर को हराने की जरूरत होती है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, हमेशा उसका डट के सामना करना चाहिए। एक समय की बात है, एक राजा अपने राज्य में राज्यकर्ताओं के साथ न्याय करने के लिए एक न्यायालय स्थापित करने का निर्णय लेता है। राजा की एकमात्र बेटी उस न्यायालय की न्यायाधीश बनने के लिए बहुत उत्साहित थी। वह बहुत पढ़ी लिखी थी और सभी को अपनी बुद्धिमत्ता और न्यायिक क्षमता में विश्वास दिलाती थी। एक दिन एक लालची राजकुमार न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए लालसा करने लगा और वहीं बस उसका एकमात्र लक्ष्य बन गया। राजकुमार ने अपने पिता राजा से कहा, पिताजी, मैं भी न्यायाधीश बनना चाहता हूं। मुझे इस न्यायालय का शासन करना है और जो कुछ भी मैं कहूं वही फैसला होना चाहिए। राजा ने अपने पुत्र की इच्छा को सुनकर उसे न्यायाधीश बनाने का निर्णय लिया। लेकिन न्यायाधीश के रूप में राजकुमार ने न्याय करना छोड़ दिया। उसने धनी और प्रभावशाली लोगों की पक्षपाती मांगों को मान लिया और गरीब और निर्बल लोगों को न्याय नहीं दिया। वह लोगों को धोखा देने लगा और अपने आप को सबसे महान और सबसे बड़ा समझने लगा। एक दिन एक गरीब किसान ने न्यायालय में आकर अपनी समस्या का समाधान मांगा। राजकुमार ने उसकी मदद नहीं की और उसे गुस्से से निकाल दिया। किसान को बहुत दुख हुआ और उसने कहा, राजकुमार साहब, तुम न्यायाधीश की पदवी के लायक नहीं हो। तुम लालची, अन्यायी और अहंकारी हो गए हो। इस घमंडी और लालची राजकुमार को अपने अहंकार का एहसास हुआ और उसने अपनी गलती समझी। उसने अपने पिता से माफी मांगी और वापस न्याय करने की इच्छा दिखाई। राजा ने अपने पुत्र की बात मानी और उसे दूसरा मौका दिया। इस बार राजकुमार ने ईमानदारी से, न्यायप्रियता से और समझदारी से न्याय किया। उसने गरीब किसान को सही समय पर समाधान दिया और सबको इस्तेमाल करता भाग्य और सुख शांति की कामना की। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमेशा लालच से दूर रहना चाहिए और न्याय और सत्य की प्राथमिकता देनी चाहिए। न्यायिक और ईमानदार न्यायाधीश होना जीवन में समृद्धि, समानता और समाधान की गारंटी होता है। एक समय की बात है, एक जंगल में एक बेघर चिड़िया रहती थी। वह चिड़िया अपना घोंसला खो चुकी थी और उसे नया घोंसला बनाने के लिए ठीक से जगह नहीं मिल रही थी। वह बेघर होकर उदास थी। चिड़िया ने जंगल के अन्य पशुओं से सहायता मांगने की कोशिश की, लेकिन कोई उसकी मदद नहीं करना चाहता था। अन्य जानवर उसे मजाक बनाते और उसे बेगाना महसूस कराते। एक दिन चिड़िया अपने कर्मठता और संघर्ष को छोड़ने के बारे में सोच रही थी जब उसे एक बुद्धिमान उल्लू मिला। उल्लू ने चिड़िया की परेशानी को सुना और उसे समझाया कि उसे अपनी स्थिति को स्वीकार करनी चाहिए। उल्लू ने बताया कि चिड़िया की सामर्थ्य और साहस उसे अपनी समस्या का समाधान खुद ढूंढने में मदद कर सकते हैं। उल्लू ने सलाह दी कि चिड़िया एक गहरा घोंसला बनाने के बजाय एक छोटा और सुरक्षित घोंसला बनाए जिसे वह आसानी से ढूंढ सके। चिड़िया ने उल्लू की सलाह मानी और छोटा सा घोंसला बनाया जो उसे सुरक्षा और सुख दे रहा था। इससे चिड़िया की आत्मविश्वास बढ़ी और उसने फिर से खुश रहना शुरू कर दिया। चिड़िया की इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें अपनी स्थिति को स्वीकार करना चाहिए और उसे समाधान करने के लिए नई और आवश्यकता अनुरूप उपाय ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए। हमेशा आगे बढ़ने के लिए संघर्ष करें और अपनी सामर्थ्य पर विश्वास करें। एक समय की बात है, एक गांव में एक गरीब लड़का रहता था। उसका नाम राहुल था। राहुल बहुत मेहनती और समय से पहले उठने वाला बच्चा था। उसके माता पिता बहुत गर्व करते थे उस पे, क्योंकि वह उनकी सबसे बड़ी उम्मीद था। लेकिन गरीबी के कारण राहुल को अच्छी शिक्षा प्राप्त नहीं हो सकी। वह एक साधारण सरकारी स्कूल में पढ़ाई कर रहा था।
एक दिन राहुल को एक गुरु मिले जिन्होंने उसे एक खास उपहार दिया। गुरु ने कहा, यह उपहार तुम्हारे जीवन को परिवर्तित करेगा, इसे संभालो और समय समय पर इसका उपयोग करो। राहुल ने धन्यवाद कहा और उसने वह उपहार ले लिया। उसे बहुत खुशी हुई। राहुल ने उपहार के अंदर देखा और तभी उसने एक खास बटन देखा। जब वह उसे दबाया तो एक जादुई परिवर्तन हुआ। उसके सामने एक 11वीं कक्षा के छात्र की शक्ल आ गई। राहुल ने समझ लिया कि यह उपहार उसे विद्यालय के सबसे अच्छे छात्र बनाने में मदद कर सकता है। उसने उपहार का उपयोग करना शुरू किया और धीरे धीरे उसके अध्ययन का स्तर बढ़ने लगा। समय बीतता गया और राहुल के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आने लगे। उसने अच्छे अंक प्राप्त किए, अच्छे व्यवहार किए और अच्छी सोच वाला व्यक्ति बना। उसके प्रयासों के फलस्वरूप उसे सरकारी पदक प्राप्त हुआ और उसे अच्छी शिक्षा और सरकारी नौकरी का मौका मिला। राहुल के जीवन की कठिनाइयां और गरीबी खत्म हो गई थीं। उसने गरीबी से निकलकर अपने परिवार को सुख शांति दिलाई और सामाजिक रूप से मदद करने का मौका प्राप्त किया। राहुल ने अपने जीवन को एक नया मोड़ दिया और अपने सपनों को साकार किया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कठिनाइयों के बीच भी यदि हम संघर्ष करते हैं और निरंतर मेहनत करते हैं तो हम सफलता को हासिल कर सकते हैं।